स्टूडेंट्स कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना छोटा है उतना ही क्या है, खोटा है। यानी पूरे चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे, जहां भी जितने न्यूमेरिकल करेंगे सब में आएगा ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओम्स लॉ क्या है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए वायर और कंडक्टर इज वी। क्या कह रहा है? या यदि किसी चालक के दो बिंदु, जैसे यहां लिख लिया हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है? v, जो हमने लिख रखा है, यहां से लेकर यहां तक लिख रखा है, हम दोनों के बीच कितना है? v हमने लिख रखा है। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I, और इसके अंदर धारा जो बह रही है इस चालक तार के अंदर, इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, उसका मान कितना है? I है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियमानुसार, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब दो बिंदु के बीच विभवांतर V हो और उसमें यदि धारा I बहती हो, तो विभव डायरेक्टली समांतर किसके होता है? समानांतर होता है I की। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट की। प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा आर टू बी कांस्टेंट, यानी जो ताप है और दाब, जो भी भौतिक राशियां हैं, ताप और दाब, वो क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ओम का नियम क्या होगा? लागू होगा। क्योंकि जब ताप चेंज हो जाएगा या प्रेशर चेंज होगा, उस समय ये नियम नहीं होगा, उसमें डाटा क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो दो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना है? V, धारा कितनी है? I, तो V इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I की। या एक शब्द बोला है मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है प्रोपोर्शनल, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होगा? यदि किसी एक हमने पॉइंट ले लिया A, या कोई डेटा हमने ले लिया A और एक ले लिया हमने B, यदि A को अपन 2 यूनिट से बढ़ाएंगे तो B भी कितना बढ़ेगा? 2 यूनिट से बढ़ेगा। इसको अपन 3 यूनिट से बढ़ाएंगे तो ये भी कितना होगा? 3 यूनिट से बढ़ेगा। तो ये तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब A को यदि अपन बढ़ाएंगे तो ये तो निश्चित है कि B बढ़ेगा। A को बढ़ाएंगे तो ये तो निश्चित है कि B बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपन A को यदि 2 यूनिट से बढ़ाएं तो B भी क्या है? 2 यूनिट से बढ़े। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यदि अपन किसी एक को 2 यूनिट से बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो भी 2 यूनिट से बढ़ेगी। 3 से बढ़ाएं तो 3 से। लेकिन प्रोपोर्शनल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि अपन एक को यदि 2 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो B भी 2 यूनिट से बढ़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 2 से ही बढ़े। और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है? ये 1/b के समानुपाती होता है। यानी अपन A को अपन बढ़ाएंगे तो B क्या होगा? घटेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये तार ले लिया हमने या कोई चीज ले ली, इसको अपन इससे 2 से कर दिया तो इधर वाली यूनिट भी क्या होगी? 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है। प्रोपोर्शनल के अंदर हमने 2 किया, कोई जरूरी 2 बढ़ेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं क्या हो? 2 हो। और इनवर्सली का मतलब एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये एक दूसरे क्या चलेंगे? एंटी चलेंगे। एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एक क्या होगा? नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में हमने एक इसके ऊपर ग्राफ बना रखा है इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये हमें लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I R। ये R क्या है? यहां लिख रहे अपन V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या लिख रखा? करंट, और R क्या लिख रखा है? कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और किसके रूप में जाना जाता है? R नोन एज रेजिस्टेंस।
आर को अपन किसके रूप में जानते हैं? प्रतिरोध के रूप में अपन जानते हैं। किसके रूप में? प्रतिरोध के रूप में अपन जानते हैं। यहां हमने ग्राफ बना रखा है, एक तरफ हमने V ले रखा है, एक तरफ हमने क्या ले रखा है? I ले रखा है। यानी V और I के बीच हमें एक ग्राफ बनाना है, किसके अकॉर्डिंग? ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। तो हमने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे I का मान हमने यहाँ पर 0.5 ले रखा है, उसके बाद में 1 ले रखा है, उसके बाद 2, उसके बाद क्या ले रखा है? 3। तो यदि I का मान, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, उस समय वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट। और जब I की वैल्यू हमने जस्ट डबल कर दी, यानी 0.5 एम्पियर से कितना कर दिया हमने? 1 एम्पियर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? वोल्ट कितना हो गया? 2 वोल्ट। और फिर हमने I की वैल्यू 1 एम्पियर से कितना कर दिया? 2 एम्पियर, तो वोल्ट कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। और ऐसे हमने फिर 3 एम्पियर कर दिया, तो यहां कितना आंसर आएगा अपने पास? 6 वोल्ट। यानी हमें क्या मिल रही है कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है। यानी अपन यहां ये कह सकते हैं V डायरेक्ट टू I। ये ग्राफ इसके अंदर आता है। यानी V और I के बीच यदि अपन ग्राफ खींचेंगे, कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी नियत ताप और नियत दाब पर यदि वोल्ट और एम्पियर यानी विभव और धारा जो है उसके बीच यदि कोई ग्राफ बनाया जाए, तो एक सीधी रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। साइड के अंदर हमने एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं V का वैल्यू हमने क्या कर रखी है यहाँ पर? 1, 2, 4 और 6। तो जब V की वैल्यू 1 है तो I कितना है? 0.5 है। V कितना है? 2, तो उसमें कितना है? 1। और V का वैल्यू कितनी है? 4, तो उसमें कितनी है यहाँ पर? 2 और 6 तो कितनी आएगी? 3। तो इस टेबल से भी क्या हो रहा है? शो हो रहा है कि यदि हमने, जैसे यहाँ पर करंट कितना? 0.5, इस 0.5 को हमने बढ़ाकर 1 कर दिया, यानी 2 यूनिट से हमने इसको बढ़ा दिया। जब इसको हमने 2 यूनिट से बढ़ाया, तो इधर वोल्ट में देखिए 1 से कितना हो गया? 2, यानी ये भी किसके बढ़ गया? 2 यूनिट से बढ़ गया। फिर हमने इस I की वैल्यू फिर 2 यूनिट से बढ़ा दिया, यानी 1 से क्या कर दिया हमने? 2 कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया? 2 से 4 हो गया। यानी हमने क्या कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसमें यदि अपन एक को किसी को 2 यूनिट से बढ़ाएंगे, दूसरा भी क्या होगा? 2 यूनिट से बढ़ेगा। 4 से बढ़ाएंगे तो वो भी क्या होगा? 4 से बढ़ेगा। तो हमें जो ग्राफ के रूप में लाइन क्या मिलेगी? सीधी रेखा प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। नीचे एक नोट लगा के लिखा, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा एवं इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी प्रवाहित धारा यानी I, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V में यदि ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो ओम के नियम का सत्यापन करती है। तो ओम का नियम का सत्यापन, इसलिए इसके अंदर V प्रपोज टू I। ये कौन कह रहा है? ओम का नियम कह रहा है। ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा था V बराबर I R। V को हमने क्या कहा था? वोल्ट यानी विभव से कहा था। I यानी करंट, और R को हमने क्या कहा था? कांस्टेंट कहा था। और जिसको हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस कहा था, प्रतिरोध कहा था। तो ये प्रतिरोध है क्या? तो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो किसकी है? प्रतिरोध की। रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी धारा के प्रवाह होने में जो रुकावट पैदा होती है। यानी जब धारा बहती है, धारा फ्लो करती है, जब पथ के अंदर गुजरती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब धारा बहती है, तो उसके प्रवाह के अंदर जो बाधा आती है, रुकावट जो आती है, वही क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होगा विरोध करने वाला।
प्रतिरोध का मतलब क्या है? विरोध करने वाला। किसका विरोध करने वाला? धारा का, करंट का विरोध करने वाला क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। दूसरे रूप में अपने कह सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि जो विभव और धारा का अनुपात है वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। यानी V = I R, यहां से अपन R को निकाले तो R बराबर V/I अपन कह सकते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की जो ऐसा यूनिट है वो है ओम, OHM यानी ओम है। और ओम को अपन संकेत के रूप में लिखेंगे तो U बना के लिखेंगे अपन, ये इसका सिंबल होता है। किसका? ऐसा यूनिट जो ओम है, ओम को इस रूप में अपन लिखेंगे। अब इस प्रतिरोध को अपन किसी सर्किट के अंदर अपन देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर यदि रेजिस्टेंस को दर्शाना हो तो उसका सिंबल अपन कैसे बनाएंगे? तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ध्यान रहे आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये किसका होता है? कैपेसिटर का होता है। ये जो आगे चैप्टर आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो ये चिन्ह जो होता है, सिंबल जो होता है कैपेसिटर का होता है, प्रतिरोध का नहीं होता। प्रतिरोध के अंदर लाइनें नहीं चलेगी V शेप में, तो ये ध्यान है आप, ये नहीं बनाना आपको, इस तरीके से संकेत बनाने हैं। तो प्रतिरोध क्या हो गया? विरोध करने वाला। किसका? धारा का, यानी पथ के अंदर जो धारा बहती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहने वाली धारा का जो विरोध करता है, उसका सामना जो करेगा या उसमें जो रुकावट पैदा करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होता है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन आती है 1 ओम, यानी 1 ओम क्या है? सीधी सीधी बात है, 1 ओम यानी यहां पर लिखा हमने R = V/I। यदि R का मान हमें 1 लाना है तो V का मान भी 1 करना पड़ेगा, I का मान भी क्या करना पड़ेगा? 1। जब V का मान 1 है, I का मान 1 है, तो R का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कह रहा है किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा, यानी I का मान हमने क्या कर दिया है? 1। किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, यानी किसी सर्किट के अंदर यदि धारा का मान हमने 1 एम्पीयर कर दिया और उसके सिरों के बीच यदि विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध भी कितना आएगा? 1 ओम आएगा। कितना आएगा? 1 ओम आएगा। यानी 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट। यानी किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर, चालक का मतलब कंडक्टर यानी कोई वायर जो होता है, तार जो होता है, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। यानी ऐसा कोई तार नहीं जिसका R नहीं, R का मतलब प्रतिरोध, यदि ऐसा कोई भी तार नहीं है जिसका प्रतिरोध नहीं हो, तो अपन ये कह सकते हैं ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं। किसी चालक यानी कंडक्टर यानी वायर के अंदर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। जैसा आपने कहा था कि R का मान 1 लाने के लिए V का मान 1 और I का मान क्या करना पड़ेगा? हमें 1 करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है? R = V/I। तो V का मान हम लिख दिया 1 वोल्ट, I का मान हम लिखा 1 एम्पीयर, और तो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 1 1, यानी V का मान 1, I का मान 1, तो R का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन है रियोस्टेट, परिवर्ती प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक। ये क्या चीज है? ये आप देखेंगे 12th क्लास के अंदर जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल आप करोगे तो उस प्रैक्टिकल के अंदर आपके रियोस्टेट जो है वो काम आएंगे। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी आपको वोल्टेज के अंदर कोई चेंज नहीं करें, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, यानी जो सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा जो बह रही है, I जो प्रवाह हो रही है विद्युत धारा,
उसको कंट्रोल करना है, लेकिन शर्त क्या, आपको V को नहीं छेड़ना है। यानी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी वोल्टेज के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना हो, और यदि उसके बाद भी आपको धारा को कंट्रोल करना हो, यानी विद्युत धारा को कंट्रोल करना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस अवयव का प्रयोग किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, वही क्या होता है, रियोस्टेट होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है, यानी धारा नियंत्रक होता है। यानी ए रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर विच is used to control current. They are able to vary the resistance in a circuit without इंटरप्रिटेशन, यानी स्रोत की किसी वोल्टता के अंदर आप कोई चेंज नहीं करें, और बिना वोल्टता चेंज किए यदि धारा को आप कंट्रोल करते हो या धारा को चेंज करते हो, तो जिस अवयव के द्वारा करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। इसका सिंबल अपन कैसे बनाएंगे, जो हमने प्रतिरोध बनाया था वैसा एक संकेत बनेगा इसके अंदर, और फिर अपन एरो से इसको ऐसे काटेंगे। तो ये सिंबल किसका हो गया है, रियोस्टेट का हो गया है। इसको अपन दूसरे रूप में भी बना सकते हैं। ये पहले हमें प्रतिरोध बनाना है और उसके ऊपर यूं वाला के एरो लगाना है हमें। तो ये बनाए, इसका भी नाम क्या है, रियोस्टेट है, इसका भी नाम क्या है, रियोस्टेट है। यानी दोनों सिंबल किसके हैं, ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक के होते हैं। यदि आपके इस टॉपिक के अंदर यदि कोई पूरी जो डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल अपन देखते हैं उससे एक ना एक कोई क्वेश्चन जरूर आता है।